गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे मैट्रिक्स के अंदर एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 पढ़ने से पहले हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कुछ डेफिनेशन है, तो पहले हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2। तो आपके पास पहला जो टॉपिक आता है 3.2 में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के गुणधर्म। तो आव्यूह का पहला गुणधर्म हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, किससे इसको हम डिनोट करते हैं। तो देखो, किसी आव्यूह की पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में विनिमय करने से प्राप्त आव्यूह इसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यानी आपके पास कोई भी आव्यूह है, उसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो आपके पास वो आव्यूह है, उस पहले वाले आव्यूह का क्या कहलाता है, वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। हमारे पास परिवर्त आव्यूह को हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश या ए का ट्रांसपोज। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्त। ओके, तो किसी भी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश या ए की पावर टी से निरूपित करते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 3 3 2 5 2 3 और इसकी कोटि कितनी है बेटा, 2/3। तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैसे आएगा आपके पास, देखो डेफिनेशन क्या है, पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में विनिमय करने से। यानी पंक्तियों को किस में बदल दो, स्तंभों में, और स्तंभों को किस में बदल दो, पंक्तियों में। तो जो प्राप्त जो मैट्रिक्स होती है वो पहले वाले की क्या कहलाती है, परिवर्त। तो देखो यहाँ ये पंक्ति है, पंक्ति को किस में चेंज कर दो, स्तंभ में। ये पंक्ति को किस में चेंज कर दो, स्तंभ में। तो ये क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज। 3 3 2 पंक्ति है, 3 3 2 क्या हो गया, स्तंभ। 5 2 3 5 2 3 क्या हो गया, स्तंभ। यानी दोनों पंक्तियों को किस में चेंज कर दिया, स्तंभों में। तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, परिवर्त आव्यूह। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होगा, देखो यदि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, कोटि क्या होनी चाहिए उसकी, सेम। देखो 3/3 2/2। ओके, कोई वर्ग आव्यूह हो तो आव्यूह कौन सा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। इसका मतलब उस आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, कोटि हो उसकी, कोई वर्ग आव्यूह हो तो ए को सममित आव्यूह कहते हैं। ए को हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, सममित मैट्रिक्स। आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दी जाती है वो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह निकालें, दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है, सममित आव्यूह। और जो मैट्रिक्स दी जाती है वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, वो वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स मेरे पास ए है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 और इसका कोटि कितना है, 3/3। तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स की पंक्तियों को हम किस में चेंज करते हैं, स्तंभ में। तो ये पंक्ति है, स्तंभ में चेंज कर दो, ये पंक्ति स्तंभ में चेंज, ये पंक्ति स्तंभ में चेंज कर दिया ना। और इसकी कोटि कितनी है, 3/3। देखो इसको और इसको देखो, दोनों सेम आपके पास, यानी मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज दोनों क्या है, बराबर। अतः ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी होगी, सममित आव्यूह। कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये सममित। तो सममित आव्यूह की क्या कंडीशन है, वो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपस में क्या हो, बराबर। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो सममित आव्यूह। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। अब यहाँ देखो विषम सममित आव्यूह क्या होगा, यदि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम कोई वर्ग आव्यूह हो तो
ए को विषम सममित अवयव कहते हैं। कब? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव की क्या हो, इक्वल हो, माइनस ए के इक्वल हो, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, विषम सममित। सममित में हमारे पास यहाँ क्या था, प्लस। सममित में होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और विषम सममित में होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। देखो जैसे ए मैट्रिक्स है 0 माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ 0। अब मैं इसका क्या निकालूं, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालने, पंक्तियों को किस में चेंज कर दो, स्तंभों में, तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो। अब इसके अंदर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, यानी माइनस कॉमन लेंगे तभी ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसकी इक्वल। जैसे देखो मैं आपको करके बताऊं इसको, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करो, 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ 0। तो एक का ट्रांसपोज आ गया ना। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर नहीं है ना दोनों, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर माइनस वाली संख्या तो हो जाएंगी प्लस की, प्लस वाली संख्या किसकी हो जाएंगी, माइनस, या फिर क्या कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो 0 एच जी माइनस एच माइनस जी माइनस एफ 0 एफ 0। अब ये जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ए की इक्वल। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए, और ये क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ऐसी कंडीशन होती है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, विषम सममित अवयव। तो पहले आपके पास मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज निकालो, फिर उसको हम किससे गुणा करेंगे, माइनस से। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स को किसके इक्वल दिखाना, हमें ए के इक्वल, तभी ही ये मैट्रिक्स इसके बराबर होगी। कब? जब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो इसकी इक्वल होगी। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी होगी, विषम सममित अवयव। ओके, विषम सममित अवयव के लिए आपके पास दो कंडीशन होती है बेटा। पहली कंडीशन ये, विषम सममित अवयव में सभी अवयव मुख्य विकिरण के सापेक्ष समान दूरी पर परिमाण के समान किंतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। देखो मुख्य विकिरण कौन सी है, ये हमारे पास मुख्य विकिरण है 0 0 0, क्या है ये, मुख्य विकिरण बोलते हैं इसको हम। अब देखो H पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव, उसके बाद आपके पास 0 से यहाँ देखो G पॉजिटिव, दूसरे नंबर पर नेगेटिव। ओके, फिर हमारे पास यहाँ देखो आपके पास यहाँ से नीचे वाले से ले लो, 0 F पॉजिटिव 0 F नेगेटिव, यानी मुख्य विकिरण के सापेक्ष समान दूरी पर, यानी दूरी क्या है इनकी, समान, इनके परिमाण में तो आपस में क्या है, बराबर, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ऋणात्मक। ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, यदि नीचे वाली पॉजिटिव है तो ऊपर वाली क्या होगी, नेगेटिव। ओके, दूसरी कंडीशन, विषम सममित अवयव के मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। यानी जब आपके पास कोई विषम सममित अवयव होता है तो उसके मुख्य विकिरण के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। यदि आपके पास किसी भी अवयव के अंदर मुख्य विकिरण के सभी अवयव शून्य होते हैं तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव को हम चेक करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट, विषम सममित अवयव में सभी अवयव मुख्य विकिरण के सापेक्ष समान दूरी पर परिमाण के समान किंतु एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऋणात्मक, ऐसे H माइनस एच जी माइनस जी एफ माइनस एफ। ओके, दूसरा पॉइंट, विषम सममित अवयव के मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हों, शून्य। तो मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हैं, शून्य। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी परिवर्त अवयव के गुणधर्म। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, तो परिवर्त अवयव के गुणधर्म। पहला पॉइंट, किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त स्वयं अवयव होता है। कोई भी अवयव है उसका परिवर्त, फिर उसका परिवर्त क्या होता है, स्वयं अवयव। देखो ए का ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, क्या मिलेगा, ए। ओके, यानी कोई भी मैट्रिक्स है मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं फिर उसका वापस ट्रांसपोज निकालूं तो हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू में ए मिलता है। जैसे मैं लिखूं ए इक्वल टू 2 3 -1 4, पहले इसका ट्रांसपोज लिखो,
ए का ट्रांसपोज, पंक्तियों को किस में चेंज कर दो, स्तंभों में। फिर इसका वापस क्या निकाल लो, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ, पंक्तियों को किस में चेंज कर दो, स्तंभों में। 2 -1 3 4, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ए की इक्वल। इसका मतलब ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज क्या मिलता हमें, सम अवयव। ओके। दूसरा, दो अवयवों के योग का परिवर्त अवयव के परिवर्त के योग के बराबर होता है, अर्थात ए प्लस बी का ट्रांसपोज। दो अवयव हैं ए और बी, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस, फिर इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त उन अवयवों के परिवर्त अवयवों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए बी का ट्रांसपोज, यानी दो अवयव, पहले हमारे पास अवयव ए और बी का गुणनफल, फिर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। इसको हम ये नहीं लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बी और फिर हम क्या लिखेंगे, ए। ओके। तो दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त अवयव उन दोनों अवयवों के विपरीत क्रम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर, यानी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसको याद रखना है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यदि इसको हम ऐसे लिखते हैं तो LHS और RHS दोनों क्या होती हैं, बराबर। और यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आपस में क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। ओके, इसका मतलब प्रॉपर्टी यूज लागू नहीं होगी, तो इसको हम इस टाइप से ही लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जाता है, अर्थात a बराबर 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी जाएगी क्वेश्चन में, उसके अंदर हम पहले तो ये वैल्यू निकालेंगे फिर ये वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स मिलेगी जो क्वेश्चन के अंदर दी जाती है वही, तब इसको हम बोलते हैं अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जाता है। या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करेंगे तब देखना आप। ओके, जहाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, सममित अवयव, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित, यानी ये वैल्यू तो होती है ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है सममित अवयव और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित अवयव। डेफिनेशन, सममित ये तथा विषम सममित ये के योग बीच में क्या है, प्लस, के रूप में अद्वितीय प्रकार, अद्वितीय का मतलब इस वैल्यू का यानी RHS का मान किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स 1 के बराबर, तो इसको हम बोलते हैं अद्वितीय प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास होगी इसकी प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या संक्रिया लगती है। तो मैट्रिक्स के ऊपर संक्रिया सामान्यतः आपके पास 3-4 होती हैं। पहली संक्रिया है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों का योग, यानी दो अवयवों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे अभी हम। तो पहला पॉइंट है अवयवों का योग। यदि दो अवयव a इक्वल टू aij तथा b इक्वल टू bij समान क्रम m क्रॉस n हो तो उनके योग का अवयव उनके संगत अवयवों का योग करने पर प्राप्त होता है, जिसे a प्लस बी से व्यक्त करते हैं। यानी जब दो अवयव होते हैं यदि उनको हम जोड़ते हैं तो उनको हम किससे डिनोट करेंगे, a प्लस बी। प्लस का मतलब अवयव a और अवयव b का हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और उन दोनों अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान, यानी इसका क्रम क्या होना चाहिए, हमारे पास समान क्रम होना चाहिए दोनों अवयवों का, तभी उसका हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं।
यदि उन दोनों अवयवों की कोटि बराबर नहीं है तो उनका हम योग नहीं कर सकते हैं, यदि उनकी कोटि बराबर है तो ही उसका हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसकी कोटि कितनी है 2/3, इसकी कोटि कितनी है 2/3, देखो कोटि समान है, इक्वल है ना, 2/3 2/3, इसका मतलब a प्लस बी क्या है, संभव। ओके, तो जोड़ दो a प्लस बी, तो मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b कैसे जोड़ेंगे, पहली मैट्रिक्स का पहला अवयव 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, फिर ये 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 2 2, 2/3। ओके, यदि आपके पास देखो दोनों अवयव की कोटि बराबर है तो इनका योग संभव है, और यदि कोटि बराबर नहीं है तो योग हमारे पास क्या नहीं होगा, संभव नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं 2 3 1 4 ये मैट्रिक्स, प्लस दूसरी मैट्रिक्स लिखूं 1 2 0 5 6 7, इसकी कोटि कितनी है 2/2, इसकी कोटि कितनी है 2/3। अब इसको और इसको मैं जोड़ता हूँ तो इसका योग संभव नहीं है, क्यों, देखो इसकी कोटि 2/2 है, इसकी कोटि 2/3, तो इसका योगफल संभव नहीं है। जैसे 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, लेकिन ये अवयव बच गया, ये किसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर अवयव नहीं है ना, और बाकी इसको मैंने इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, फिर इसको इसमें, इसको इसमें, लेकिन ये अवयव बच गया, ये किसी से नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्सों का योग क्या नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी कोटि क्या है, असमान, कोटि क्या हमारे पास है, असमान है, तब इनका योग संभव नहीं है। यदि कोटि समान होंगी तो ही उनका योगफल क्या होगा, संभव। ओके, जैसे मैंने ऐसे किया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो अवयवों का घटाव, व्यकलन। अब हम घटाना सीखेंगे, हम माइनस, पहले हमने क्या किया प्लस, अब हम क्या करेंगे माइनस। a = aij m क्रॉस n तथा b = bij p क्रॉस q समान कोटि के हो तो, यानी इनकी कोटि भी क्या होनी चाहिए, समान। जी अवयव को जोड़ो या फिर अवयव को घटाओ, उन दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान के हो तो दोनों अवयवों का व्यकलन संभव है। देखो a - b, a का मान ये माइनस b का मान ये, घटाओ 3 - 1 2, 2 - 2 0, 1 - 4 -3, 4 - 0 4, 5 - 1 माइनस और माइनस 1, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 5 + 1 6, 6 - 2 4, और इसकी कोटि 2/3। ये कब हुआ, जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि क्या है, समान। इसकी कोटि कितनी है 2/3 और इसकी कोटि कितनी है 2/3, तभी इसका व्यकलन क्या है, संभव, अन्यथा असंभव। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो अवयवों का गुणनफल। पहले पढ़ा योगफल, फिर पढ़ा व्यकलन, अब हम पढ़ेंगे गुणनफल। दो अवयवों a = aij m क्रॉस n व b = bij p क्रॉस q, ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव का गुणनफल तभी संभव है जबकि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर। यानी जब हमारे पास दो अवयवों को हम गुणा करते हैं तो उसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, यानी पहले अवयव में तो स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए, तो ही उसका गुणनफल क्या है, संभव। यानी n = p, n का मतलब पहले अवयव का स्तंभ, तो अवयव एक का स्तंभ क्या है n, ये तो होती है पंक्ति और ये क्या होता है स्तंभ, तो स्तंभ है n = दूसरा अवयव आपके पास क्या है, उसकी हम लेंगे पंक्ति, ये तो हमारे पास क्या है पंक्ति और ये क्या है स्तंभ, तो पंक्ति कितनी है p, इसका मतलब n = p। ओके, तो दो अवयव का गुणनफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला अवयव की तो स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में क्या हो, बराबर। जैसे एग्जाम्पल लें हम, पहली मैट्रिक्स आपके पास है a = 2 1 0 3 और b = है 2 3 1 2 -1 3।
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है 2/3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी a इंटू बी। तो a इंटू बी कब संभव होगा और कब असंभव होगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, तो पहला अवयव क्या है a में स्तंभ कितने आपके पास? 2 इज इक्वल टू दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति कितनी इसके अंदर? 2, इसका मतलब 2, यानी पहले अवयव की स्तंभ 2 और दूसरे अवयव की पंक्ति 2 आपस में बराबर होंगे, तभी इनका गुणनफल क्या होगा? संभव। तो देखो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 0 3 इंटू 2 3 1 2 -1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव की पहला स्तंभ को गुणा करेंगे। तो करो, 2 को 2 से गया तो 4, फिर बीच में प्लस 1 को 2 से गया तो 2, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 2 को 3 से गया तो 6, बीच में थोड़ी जगह छोड़कर, फिर 1 को -1 से गया तो -1, ओके। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 2 को 1 से गया तो 2 प्लस 1 को 3 से गया तो 3, पहले अवयव को पहले से गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर दूसरे को दूसरे से गुणा करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, ओके। अब यहाँ देखो, पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, तीनों से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो। 0 को 2 से गया तो 0, 3 को 2 से गया तो +6, फिर 0 को 3 से गया तो 0, फिर -3 को -1 से गया तो -3, वापस 0 को 1 से गया तो 0, 0 को नहीं 3 को 3 से गया तो 9। अब इनको जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 -1 5, 3 और 2 5, 6 -3 9। ये हुआ अवयव ए और अवयव बी का गुणनफल। कब? जब स्तंभ बराबर पंक्ति। उसके बाद इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणन। तो अदिश गुणन, अदिश का मतलब होता है अचर संख्या। यदि a बराबर aij m क्रॉस n क्रम का एक अवयव है तथा k एक अदिश संख्या है, तो इसके गुणनफल को ka से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स A है 2 4 0 1, इसको मैं किससे गुणा कर रहा हूँ? 2 से, यानी मैट्रिक्स A को 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 × 2 4 0 1। अब ये जो 2 है, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से क्या होगा? गुणा। 2 को 2 से 4, 2 को 4 से 8, 2 को 0 से 0 और 2 को 1 से क्या तो 2, ओके। तो ये आपके पास हो गया तो अवयव 2 मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा, तो ये हो गया अदिश गुणा। तो हमारे पास अवयव पर संक्रिया कितनी हो गई? 4, योग के लिए, वैकलन के लिए, गुणा के लिए और अदिश गुणन के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स यानी गुणन प्रतिलोमी अवयव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स गुणन प्रतिलोमी अवयव क्या होता है? यदि समान क्रम के 2 वर्ग अवयव a तथा b का गुणन इकाई अवयव, यानी आपके पास 2 अवयव है, उनकी कोटि क्या है? समान। यदि समान क्रम के 2 वर्ग अवयव, अवयव कौन से होने चाहिए? वर्ग अवयव, और उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान। तो उनका गुणन इकाई अवयव हो तो b को a का गुणन प्रतिलोम अवयव तथा a को b का गुणन प्रतिलोम अवयव कहते हैं। अर्थात यदि a × b = i और ba = i, यानी ab = i, ba = i, जब a और b को गुणा करें तो i मिले, i का मतलब आइडेंटिटी, इकाई अवयव, और b और a को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले? i मिले हो तो a तथा b परस्पर गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। तो a और b परस्पर क्या कहलाते हैं? गुणन प्रतिलोमी अवयव, गुणन प्रतिलोम अवयव कहलाते हैं, ओके। वापस देख लो, आपके पास अवयव कितने होने चाहिए? 2। कौन से? वर्ग अवयव, और उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान। तो यदि हम दोनों अवयवों को गुणा करते हैं, ए बी
या फिर बी ए, और हमें क्या मिलता है उनका गुणा करने के बाद हमें जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, इकाई अवयव हो। तो ए और बी परस्पर क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोम अवयव कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है लास्ट, शून्य के वाचक, जीरो डिवाइजर। तो शून्य के वाचक क्या होंगे, यदि दो अशून्य अवयव, अशून्य अवयव मतलब ए और बी अवयव शून्य अवयव नहीं होना चाहिए, का गुणन एक शून्य अवयव हो तो ए तथा बी शून्य के वाचक कहलाते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए तथा मैट्रिक्स बी दोनों अशून्य अवयव हैं। अब इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ ए इंटू बी, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या मिला, जीरो 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 जीरो, और जीरो 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 हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स। और जब हमारे पास दो अवयवों को गुणा करते हैं और हमारे पास जीरो मैट्रिक्स मिलती है तो अवयव ए और बी क्या कहलाते हैं, शून्य के वाचक कहलाते हैं। ये हमारे पास हुई एक्सरसाइज 3.2 से पहले की डेफिनेशन। तो इन डेफिनेशनों को याद रखना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए इक्वल टू है -3 2 1 1 -4 7 तथा बी इक्वल टू है 3 5 -2 -1 4 -2 हो, तो ए प्लस बी व ए माइनस बी किस किस की वैल्यू पूछ रहा हो, ए प्लस बी व ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो इसलिए ए प्लस बी, देखो मैट्रिक्स ए की कोटि कितनी है, 2/3, मैट्रिक्स बी की कोटि 2/3। इसका मतलब ए और बी का गुणनफल नहीं, योगफल क्या है, संभव। तो योगफल करो, एक का मान रखो, -3 2 1 1 -4 7 प्लस 3 5 -2 -1 4 -2। अब इनको हम प्लस करते हैं, तो इनको हम प्लस करें तो कैसे करेंगे बेटा, इनको प्लस करने के लिए हम देखो -3 + 3 -3 + 3 कितना हुआ, 0, 2 + 5 कितना हुआ, 7, 1 प्लस ये -2 है तो 1 -2 -1, फिर है 1 प्लस ये -1 तो +1 -1 कितना हुआ, 0, -4 + 4 तो -4 + 4 0, 7 + -2 यानी 7 - 2 5। तो ये क्या हुआ, a + b केवल, और इसकी कोटि कितनी है बेटा, 2/3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है a - b। पूर्ण है a - b। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, -3 2 1 1 -4 7 फिर -3 5 -2 -1 4 -2। अब हमें क्या करना है, माइनस, पहले हमारे पास था प्लस और अब हमारे पास क्या है, माइनस। तो देखो -3 कितना हुआ, -6, फिर है 2 - 5 कितना हुआ, -3, फिर है 1 माइनस और ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो 1 + 2 3, उसके बाद 1 -1 यानी माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, फिर -4 -4 और -4 कितना हुआ, -8, फिर 7 माइनस प्लस यानी 7 + 2 9, और इसकी कोटि कितनी है, 2/3। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, a - b की वैल्यू। तो a + b की वैल्यू निकाली हमने, और फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आई, a - b की वैल्यू। ये आपके पास किस आंसर फर्स्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।